हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एसपीएम फोकस यूपीएससी। आज के 27 अगस्त के एपिसोड में हम 4 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो आपके स्क्रीन पे दिए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया जापान रिलेशंस की। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी 29 अगस्त से जापान और चाइना का टूर करने वाले हैं इन द बैकड्रॉप ऑफ अनसर्टेन ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स। इस विजिट के दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट में भी पार्टिसिपेट करेंगे जो चाइना में होने वाला है। इस टूर की स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस समझना जरूरी है। जापान और चाइना के बीच काफ़ी हॉस्टाइल रिलेशंस है, जिसका एक मेजर रीज़न है डाइयो या सेंकाकू आइलैंड डिस्प्यूट। जापान इस एरिया को सेंकाकू बोलता है जबकि चाइना इसे डाइयो कहता है। जापान ने इस आइलैंड को 1875 से एडमिनिस्टर किया है, लेकिन 1970s के दौरान चाइना ने हिस्टोरिक राइट्स के नाम पे अपना क्लेम दोबारा असर्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन जापान चाइनीज क्लेम्स को रिकॉग्नाइज नहीं करता। दूसरा फैक्टर है कि जापान एक ट्रेडिशनल एलाय है यूनाइटेड स्टेट्स का, और तीसरा कॉन्टेक्स्ट है करंट टाइम्स में यूएस की अनप्रेडिक्टेबिलिटी। इस पूरे बैकड्रॉप में इंडिया के स्ट्रेटेजिक गोल्स क्या हैं? इंडिया एक स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग की पॉलिसी फॉलो कर रहा है, एक तरफ चाइना के साथ एंगेज करता रहना और दूसरी तरफ जापान के साथ अपने स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप को मेंटेन करना। अगर इंडिया जापान रिलेशंस को देखा जाए तो दोनों देशों ने स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन के कई माइलस्टोन्स अचीव किए हैं। 2008 में जॉइंट डिक्लेरेशन ऑन सिक्योरिटी कोऑपरेशन साइन हुआ था। 2024 में इंडिया और जापान के बीच 2+2 डायलॉग एस्टैब्लिश हुआ। दोनों ही क्वाड ग्रुपिंग्स के पार्ट है और यूएस और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर मालाबार नेवल एक्सरसाइज भी कंडक्ट करते हैं। डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया और जापान ने जर्मनी और ब्राज़ील के साथ मिलकर G4 ग्रुपिंग बनाई है जो यूएनएससी रिफॉर्म्स के लिए काम कर रही है। इकोनॉमिक एंगल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जापान ने 10 ट्रिलियन रुपीस या लगभग $68 बिलियन की इन्वेस्टमेंट प्लान इंडिया में अनाउंस की है अगले 10 सालों में। इसके अंदर मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी जापान कंट्रीब्यूट करता है इंडिया में। एक एग्जांपल है सीएम फ्लाइट स्कीम इन असम, जिसके तहत 25,000 ट्रेन यूथ को हाई पेइंग जॉब्स मिलने वाले हैं। ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर के डोमेन में भी इंडिया और जापान ने एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का काउंटर माना जाता है। यहाँ एक ब्रॉड आइडिया इमर्ज होता है। अब तक चाइना एक तरह से ग्लू था जो इंडिया और जापान को एक साथ ला रहा था, लेकिन अब इंडिया और यूएस के बीच डिफरेंसेस की वजह से इंडिया चाइना के साथ अपने टाइज रीसेट करना चाह रहा है। जापान तो हमेशा से ही यूएस का ट्रेडिशनल एलाय रहा है। इस वजह से इंडिया के लिए एक नुआंस्ड रीबैलेंसिंग अप्रोच की ज़रूरत है, जहां एक तरफ चाइना के साथ रीसेट हो रहा हो पर उसके चलते इंडिया जापान टाइज हैम्पर ना हो। इसी टॉपिक के बेसिस पे एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट इशू की तरफ, जो है रोहिंग्या क्राइसिस की 8th एनिवर्सरी। रोहिंग्या एक एथनिक ग्रुप है जो ज़्यादातर मुस्लिम होते हैं और म्यांमार के वेस्टर्न प्रोविंस रखीने में रहते हैं। ये लोग एक ऐसा डायलेक्ट बोलते हैं जो बंगाली से ज़्यादा क्लोज है, ना कि बर्मीज से। म्यांमार की गवर्नमेंट रोहिंग्यास को कॉलोनियल पीरियड के दौरान बांग्लादेश से माइग्रेट करके आने वाले लोग मानते हैं, इसीलिए उन्हें फुल सिटीजनशिप नहीं दी गई। 1982 के बर्मीज सिटीजनशिप लॉ के हिसाब से कोई भी एथनिक माइनॉरिटी सिर्फ तभी सिटीजन बन सकती है जब वो प्रूव कर सके कि उनके एंसेस्टर्स 1823 से पहले वहाँ रहते हैं। जिन्होंने ये प्रूफ नहीं दिखाया उन्हें इलीगल इमिग्रेंट्स डिक्लेयर कर दिया गया है। इसी वजह से रोहिंग्यास को सिस्टमेटिक टॉर्चर, हैरासमेंट, रेप और किलिंग्स का सामना करना पड़ा। इसी वजह से यूनाइटेड नेशंस ने रोहिंग्यास को दुनिया का सबसे परसिक्यूटेड कम्युनिटी भी कहा है। एट्रॉसिटीज़ के चलते लाखों रोहिंग्यास अपने घर छोड़कर बांग्लादेश के कॉक्स बाजार रेफ्यूजी कैंप्स में आ गए हैं। एस्टिमेट के हिसाब से आज लगभग 8 लाख रोहिंग्या वहाँ रहते हैं और 2017 में म्यांमार आर्मी के क्रैकडाउन के बाद वहाँ पहुँचे। ये कैंप्स बहुत ही अनहाइजीनिक कंडीशंस में है। अभी का न्यूज़ कॉन्टेक्स्ट ये है कि 25 अगस्त 2017 को मिलिट्री क्रैकडाउन हुआ था और इसी दिन को रोहिंग्यास बांग्लादेश में जेनोसाइड डे के रूप में याद करते हैं। इंडिया का स्टैंड इस इशू पर एक कैलिब्रेटेड या बैलेंस्ड स्टैंड कहा जा सकता है। इंडिया ने म्यांमार गवर्नमेंट को सपोर्ट किया और इस इशू को म्यांमार के इंटरनल अफेयर्स डिक्लेयर किया है।
लेकिन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे इंडिया ने $1 मिलियन की रिलीफ असिस्टेंस भी अनाउंस की थी और ऑपरेशन इंसानियत के अंदर रोहिंग्या रिफ्यूजीज के लिए एड भी भेजा। इंडिया का स्टैंड मल्टीपल कंपल्शन से शेप होता है। एक तरफ डिप्लोमेटिक और जियोपॉलिटिकल कंपल्शंस है। म्यांमार पर ज़्यादा प्रेशर डालने से वो चाइना के कैंप में चला जाता, इसीलिए इंडिया केयरफुल रहना चाहता है। दूसरी तरफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, जैसे कि रखीने के कोस्ट पर श्वे गैस फील्ड में इंडियन कंपनीज का स्टेक। कनेक्टिविटी के लिए भी म्यांमार क्रूशियल है, चाहे वो कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट हो या IMT ट्राइलेटरल हाईवे हो, जो इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए लाइफलाइन बनेगा। सिक्योरिटी कंसर्न्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। ड्रग ट्रैफिकिंग और इंसर्जेंसी के इश्यूज म्यांमार के कोऑपरेशन के बिना कंट्रोल करना मुश्किल है। म्यांमार, लाओस और थाईलैंड का जो रीजन है उसे गोल्डन ट्रायंगल भी कहा जाता है और ये वर्ल्ड का एक नोटोरियस ओपियम प्रोडक्शन हब माना जाता है। इसके अलावा रगेड टेरेन और पोरस बॉर्डर्स ड्रग ट्रैफिकिंग और इंसर्जेंसी को और बढ़ा देते। एक और एंगल है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का। अगर इंडिया ओपनली बर्मीज सिटीजनशिप लॉ को क्वेश्चन करता है तो बांग्लादेश और म्यांमार इंडिया के असम अकॉर्ड 1985 पर सवाल उठा जा सकते हैं। असम अकॉर्ड के तहत जो लोग 25 मार्च 1971 के बाद असम आए, उन्हें डिटेक्ट करके इलेक्टोरल रूल से हटाकर डिपोर्ट करना था। इस तरह रोहिंग्या इशू इंडिया के लिए ह्यूमैनिटेरियन के साथ साथ डिप्लोमेटिक और डोमेस्टिक डायमेंशंस भी रखता है। इसी टॉपिक के बेसिस पर एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अब चलते हैं तीसरे टॉपिक पर, जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में नए मेंबर की अपॉइंटमेंट। बैकग्राउंड ये है कि मई 2016 में RBI एक्ट 1934 एमेंड किया गया था, जिससे फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग को स्टैट्यूटरी बैकिंग मिली। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का काम है रेपो रेट सेट करना, ताकि इन्फ्लेशन 4% ±2% के टारगेट के अंदर रहे। मॉनेटरी पॉलिसी के 6 मेंबर्स होते हैं। RBI गवर्नर जो चेयरपर्सन होते हैं, RBI डेप्यूटी गवर्नर इन चार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, एक RBI बोर्ड मेंबर के नॉमिनी और 3 गवर्नमेंट के नॉमिनीज। एक्सटर्नल मेंबर्स का टेन्योर 4 साल होता है। कोरम के लिए कम से कम 4 मेंबर्स का होना ज़रूरी है और उनमें एक गवर्नर का होना मैंडेटरी है। MPC को साल में कम से कम 4 बार मिलना होता है और उनके डिसीजंस RBI पर बाइंडिंग होते हैं। 2016 से पहले मॉनेटरी पॉलिसी सिर्फ RBI गवर्नर डिसाइड करते थे। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग बॉडी बन गई है। मॉनेटरी पॉलिसी का रिव्यू हर दूसरे महीने किया जाता है। अभी का करंट अपडेट देखें तो RBI ने अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंद्रनील भट्टाचार्य को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मेंबर अपॉइंट किया है। इसी टॉपिक के बेसिस पर एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और अब चलते हैं आज के चौथे और फाइनल न्यूज़ टॉपिक की तरफ, जो है महाराष्ट्र में हाइपरलूप प्रोजेक्ट का पैक्ट। हाइपरलूप टेक्नोलॉजी बेसिकली एक फ्यूचरिस्टिक ट्रेन सिस्टम है जो 2 बेसिक डिफरेंसेस लाता है एक नॉर्मल ट्रेन से। पहला, बोगीज या पॉड्स एक ट्यूब के अंदर चलती है जिसमें हवा रिमूव कर दी जाती है ताकि फ्रिक्शन कम हो जाए। दूसरा, व्हील्स की जगह पॉड्स मैग्नेटिक लेविटेशन का यूज़ करती हैं, जिससे और भी फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। ये आइडिया सबसे पहले 2012 में इलॉन मस्क ने पॉपुलराइज किया था। अभी की डेवलपमेंट ये है कि TUTR हाइपरलूप प्राइवेट लिमिटेड, जो IIT मद्रास में इंक्यूबेटेड एक डीप टेक स्टार्टअप है, हाइपरलूप टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस कंपनी के साथ एक स्ट्रेटेजिक पैक्ट साइन किया है, जिसके अंदर एक लीनियर इंडक्शन मोटर बेस्ड हाइपरलूप मोबिलिटी सिस्टम बनाया जाएगा। ये कॉरिडोर नवी मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट को कनेक्ट करेगा अपकमिंग वाधवन पोर्ट से, जो पालगढ़ डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है। नोट करने वाली बात यह है कि अभी तक दुनिया के किसी भी कंट्री ने एक ऑपरेशनल हाइपरलूप कॉरिडोर एस्टैब्लिश नहीं किया है। तो डियर एस्पिरेंट्स, ये थे आज के 4 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड में। टिल देन, दिस इज फोकस UPSC साइनिंग ऑफ। जय हिंद।